हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल फार्मेसी 2। तो ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट कोड इज़ BP403T। ये आपकी कुछ यूनिट्स हैं। इसमें से जो लास्ट यूनिट है ड्रग स्टेबिलिटी, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो आपको समझ में आएगा और इसमें काफ़ी सारे हमारे 11th-12th के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जितनी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होती हैं वो आपका एब्सोल्युटली स्टेबल नहीं होती हैं। उनकी स्टेबिलिटी रिलेटिव होती है, यानी कि विद द ड्यू टाइम उनका ड्रग का डिग्रेडेशन होना श्योर है, तय है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने से होता क्या है, हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। वो एविडेंसेस हमें ये बताते हैं कि कैसे हमारी ड्रग सब्सटेंस की एफिकेसी पर उसके आसपास के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, इन सब का उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। और उसकी मदद से जो हमें डाटा मिलता है, उस डाटा की मदद से हम हमारे ड्रग का शेल्फ लाइफ प्रिडिक्ट कर पाते हैं। एक फार्मासिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कैसे वो अपनी उस स्टेबिलिटी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करे और अपने पेशेंट तक उसको पहुंचाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पेशेंट को ये बताना कि इस पर्टिकुलर ड्रग को रेफ्रिजरेशन करने की ज़रूरत है, फ्रोज करने की ज़रूरत है, या उसके साथ कोई दूसरी इंस्ट्रक्शंस दी जानी ज़रूरी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं उन सब में डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है पेशेंट का, वो फार्मासिस्ट के थ्रू होता है। तो फार्मासिस्ट ही है जो रिकॉग्नाइज़ करेगा कि आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी में ऑल्ट्रेशन आ रहा है जब आप एक ड्रग को किसी दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, अगर आप इस विटामिन को ले लें तो ये विटामिन आपका 2 से 3 pH पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आप वहीं pH 6 कर दो तो ये लेस स्टेबल हो जाता है। अब मान लीजिए आप फार्मासिस्ट ने इस थायमिन हाइड्रोक्लोराइड को एक बफर सोल्यूशन के साथ कंबाइन किया जिसका pH उसने 8 से 9 रख दिया। क्या होगा, विटामिन जो है वो तुरंत इनएक्टिवेट होने लगेगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट लाइन कहती है कि ड्रग स्टेबिलिटी इज़ नेवर एब्सोल्यूट। नेवर एब्सोल्यूट मीन्स टू से ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक ड्रग बनाई है आज तो वो हमेशा के लिए स्टेबल रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव, यानी कि इनहेरेंटली तो ड्रग अनस्टेबल ही है, बस ये जानना ज़रूरी है कि वो किस हद तक का अनस्टेबल है। एंड इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें 2 क्राइटेरिया पता होने चाहिए। पहला कि आप जिस मेथड से आप अपने ड्रग की अनस्टेबिलिटी को मेजर कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी क्या है, कितना सही वो आपके रिजल्ट्स को दे रही है। दूसरी चीज़, जब आपकी ड्रग अनस्टेबल हो जाती है तो उसके क्लिनिकल परिणाम क्या निकलते हैं, क्या क्लिनिकल कंसिक्वेंसेस होंगे। उसके बाद जब आप रिलेटिव स्टेबिलिटी अपनी ड्रग की निकालते हैं तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ड्रग की 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो ड्रग का स्ट्रक्चर और दूसरा उसकी कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशंस को देखें लोकल एनास्थेटिक्स की, फॉर एग्जांपल लीडोकेन और प्रोकेन की, तो उसमें से लीडोकेन जो है इसकी प्रिपरेशन को मोस्ट स्टेबल फॉर्मुलेशन माना गया है अभी तक का। ये अपने पोटेंसी को 400 ईयर्स तक का आपका मेंटेन करके रखती है, इवन इफ़ यू हैव स्टोर्ड इट अंडर नॉन ऑप्टिमल कंडीशंस। वहीं प्रोकेन जो है ये लेस स्टेबल फॉर्मुलेशन है। आप अगर इसको रखना चाहते हैं अच्छे से, अगर आप चाहते हैं इसकी पोटेंसी सेटिस्फैक्ट्री रहे, तो आपको इसको जो इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं उनमें आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा, तब आप इसको 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन, जब हम ये सब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम कैसे ये डिटरमाइन करें कि हमारी ड्रग कितनी स्टेबल है। उसके लिए बच्चों हमें काइनेटिक्स को पढ़ना पड़ता है। काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हमारी एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो जब हम ड्रग की स्टेबिलिटी केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू निकालते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में आपका रेट्स आते हैं। रेट्स का मतलब क्या होता है कि आपकी जो रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या है होने की। कोई भी रिएक्शन अगर आपकी हो रही है तो उसमें धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपका समय के साथ साथ कम हो रही है, तो वो किस स्पीड से हो रही है, कितनी तेज़ी से हो रही है या कितनी जल्दी हो रही है। रेट को एक्सप्रेस किया जाता है dc/dt से, जहाँ पे dc होता है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और dt होता है स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल। तो अगर आप देखें रेट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उस रिएक्शन की जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें A मोल A के B मोल B के साथ मिलाए गए हैं तो एक प्रोडक्ट P बनता है। अगर आप इस रिएक्शन का रेट लिखें तो dc/dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A के कितने मोल हैं, A हैं तो 1/A/D। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt। ऐसे आप लिख लीजिए B मोल ऑफ B के लिए क्या होगा रेट, 1/B D कंसंट्रेशन ऑफ B/dt।
ठीक है। अब आप निकाल लीजिए रेट। रेट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बच्चों रेट कांस्टेंट के टर्म्स में, ठीक है। इसको आप लिखते हैं के से। हर रिएक्शन का एक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, तो के इक्वल्स टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जो भी उसके आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो उसकी पावर में चले जाते हैं। उसमें ए स्मॉल ए मोल्स थे तो वो चले गए कंसंट्रेशन की पावर में ए, ठीक है। ऐसे ही बी की कंसंट्रेशन की पावर में चले गए उसके मोल स्मॉल बी। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि उस रिएक्शन की जो स्पीड है, उसका रेट है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स के कितने नंबर पर डिपेंड करता है। तो इस बेसिस पर हमारे पास 3 तरीके की रिएक्शंस आती हैं, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये वाली रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। दिस इज़ योर इथाइल एसीटेट। इसमें आपने वाटर डाला, वाटर के कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, आपका ईस्टर जो है वो हाइड्रोलाइज होने लगेगा, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी। तो क्या होने वाला है, वाटर में से जो OH नेगेटिव आएगा वो आपका जुड़ जाएगा C2H5OH के साथ और बना देगा C2H5OH, और पानी का जो H पॉजिटिव है वो जाके जुड़ जाएगा इसके पास। तो H पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3COOH, यानी कि यहाँ बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर अगर आपको देखना है इसका रेट एक्सप्रेशन, तो रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू माइनस साइन, यहाँ ये इंडिकेट करता है कि इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो रही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट ओवर dt, कंसंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट OH नेगेटिव ओवर dt, और रेट कांस्टेंट आ जाएगा आपका K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये पावर में हमने 1 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है हमारे लॉ ऑफ मास एक्शन से। अब अगर हम इस रिएक्शन की ऑर्डर निकालें, ऑर्डर निकालने का मतलब ये कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसनट्रेशन टर्म्स कितने नंबर में हैं, यानी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 1 + 1 इनका सम कर दीजिए आप, कंसंट्रेशन टर्म्स का सम कर दीजिए। तो 1 + 1 2, यानी कि ये रिएक्शन क्या है ओवरऑल, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने ये जो OH नेगेटिव आयन रखे हैं इसमें, ये आपने बहुत ज़्यादा रखे हैं। तो जब आप OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे, वाटर आप एक्सेस में ले लेंगे, तो इथाइल एसीटेट की जो कंसंट्रेशन होगी वो रिलेटिवली आपका लो होगी। किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में। पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी तो इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल कंसंट्रेशन वो आपका ना के बराबर ही आपका चेंज होगी, ठीक है। वो आपका अप्रिशिएबली चेंज होगी इन कंपैरिजन टू द वाटर का कंटेंट। वहीं अगर आप OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन देखें और पानी की देखें तो वो ना के बराबर ही होगी। इसको ऐसे समझिए आप, किसी के पास, एक स्टूडेंट के पास 200 बिस्किट्स थे, ठीक है, और उसको 7 डेज़ के लिए उसे कंज्यूम करना था। तो वो जब उसे कंज्यूम कर रहा होगा तो उसने 3 दिन में कितने बिस्किट्स खाए होंगे? 6, 7, 8, 10। किसी स्टूडेंट के पास अगर सिर्फ 2 बिस्किट्स थे तो उसने 2 दिन में कितने ख़त्म कर लिए होंगे? दोनों के दोनों। यानी कि कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो समय के साथ साथ उसका कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज़ हो रहा है वो रिलेटिवली आपका ना के बराबर ही होगा। तो आपने अगर पानी एक्सेस में लिया है तो उसकी कंसंट्रेशन आपका ऑलमोस्ट अनचेंज ही रहती है। इस वजह से क्या होता है, यानी कि पानी की कंसंट्रेशन इज़ नॉट डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हैंस ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? ये रिएक्शन का रेट सिर्फ इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर ही निर्भर करेगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है। इन रिएक्शंस को आप कहते हैं, ये आपकी होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये लग रही थी आपको सेकंड है पर एक्चुअली में ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर 1 के ही बराबर आ रही हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। जैसे कि आपने देख लिया, इन रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। एक्चुअली यहाँ पर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ही आपका निर्भर करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होता है, ठीक है ना, लेकिन एक रिएक्टेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपका समय के साथ साथ अनचेंज रह जाती है। इसीलिए ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मॉडल को फॉलो करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें चैनल के साथ। आगे मिलते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।